जय हिंद दोस्तों। मैं राम सर आपका स्वागत करता हूं आरसी सोल्जर्स में। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही बेहतरीन सेशंस। वो होगा साइंस का, यानी साइंस में फिजिक्स का। ऐसे क्वेश्चंस जो एग्जाम में आपके बार बार पूछे जा चुके हैं। आइए चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है दंत चिकित्सक का दर्पण किस प्रकार का होता है। ऑप्शन दिया है बेलनाकार दर्पण, बी है समतल दर्पण, सी है उत्तल दर्पण, डी है अवतल दर्पण। इसका मतलब ये है कि जो दांत के डॉक्टर हैं वो कैसा दर्पण यूज करते हैं। दोस्तों पहला ऑप्शन क्या दिया है, बेलनाकार दर्पण। यह जानते हैं, यह प्रकाश को एक जगह एकत्रित करता है, माने कि अंतरिक्ष से आने वाले प्रकाश को किसी एक बिंदु पर क्या करता है, उसको एकत्रित करता है, माने कलेक्ट करता है। यानी प्रकाश को क्या करता है, प्रकाश को एकत्रित करता है। ये करता है। समतल दर्पण, इसका उपयोग भैया आईना, आईना कभी झूठ नहीं बोलता है। याद रखिए, आप झूठ बोलेंगे आईना झूठ नहीं बोलेगा। जैसे आप रहेंगे वैसा ही फिल्म दिखाई देगा आपका। आईना कहते हैं ये, समझ रहे हैं। इसके जो पीछे का सतह होता है वह लेप लगा होता है चांदी का, या तो सिल्वर नाइट्रेट का। किसका, सिल्वर नाइट्रेट का, सिल्वर नाइट्रेट। इसे कहते हैं AgNO3, या कहते हैं इसको AgNO3। ठीक है। उत्तल दर्पण दोस्तों जरा ध्यान देंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उत्तल दर्पण ये बार बार पूछता है, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसा बनता है और इसका उपयोग कहाँ होता है। दोस्तों इसका उपयोग जानते हैं क्या होता है, साइड मिरर में होता है। साइड मिरर में, साइड मिरर में इसका इसका उपयोग होता है, यानी पीछे के दृश्य को देखने के लिए। यानी जो अपना मोटर गाड़ी ट्रक जीप स्कूटर जो भी होता है, तो उसमें साइड मिरर यानी जो बगल में दो जो शीशे लगे रहते हैं ना, वो उत्तल दर्पण होते हैं। वो क्या करते हैं, पीछे के दृश्य को दिखाते हैं, पीछे के दृश्य को। याद रखें आप लोग। और ये क्या होता है, ये आभासी होता है और सीधा होता है। याद रखें क्या होता है ये सीधा होता है, वस्तु से छोटा होता है। क्या होता है, वस्तु से छोटा होता है। और एक चीज आप लोगों ने और ध्यान दिया होगा, जब हम बाइक वगैरह चलाते हैं तो पीछे जितने भी गाड़ी मोटर आते हैं ना, वो सबको दिखाता है। और पटरियों पर जो घर मकान वृक्ष लगे रहते हैं ना, वो सबको दिखाता है। वो समझ रहे हैं, छोटा फिगर दिखाएगा लेकिन सब कुछ दिखाई देगा। क्या दिखाएगा, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों। इसका उपयोग तो पहले डॉक्टर करते हैं। डॉक्टर कहाँ, ये दांत के इलाज में, नाक कान, समझ रहे हैं, ये नाक कान के इलाज में। और जरा ध्यान देंगे, मोटर वाहन में यूज होता है हेडलाइट के रूप में। मोटर वाहन देखा सबके, तब कितना देने ये नहीं पता हेडलाइट हो लगा भैया। हेडलाइट वही जो गाड़ी के आगे का सामने उसका चेहरा होता है, जहां से प्रकाश निकलता है आपका, समझ रहे हैं, सामने वाला जगह, समझ रहे हैं, हेडलाइट के रूप में। लेकिन इन चीजों को आप लोग एकदम बेहतर तरीके से सीखे, हेडलाइट के रूप में। और जानते हैं इसका सोलर कुकर के भी रूप में भी प्रयोग होता है। यानी सोलर कुकर में भी इसका उपयोग होता है। याद रखें दोस्तों, कहाँ दोस्तों, सोलर कुकर में भी इसका उपयोग होता है। बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए ना, आप लोगों को यदि अच्छा लग रहा हो तो थोड़ा सा हमें भी सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। यदि अच्छा लग रहा हो तो फोर्स नहीं करेंगे हम आपको। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट। एसआई पद्धति में लेंस शक्ति की इकाई क्या है। ऑप्शन पहला दिया है मीटर, सेकंड दिया है आडप्टर, बी सी दिया है वाट, डी दिया है डायोप्टर। दोस्तों मीटर क्या होता है, मीटर दोस्तों यह लंबाई का मात्रक होता है। किसका दोस्तों, यह लंबाई का मात्रक होता है मीटर। वाट दोस्तों ये शक्ति का मात्रक है। ठीक है।
सबको पता है ये शक्ति का मात्रक है। और डायोप्टर क्या है? यह बिल्कुल आपका राइट जवाब होगा। क्या होगा? बिल्कुल आपका यह राइट जवाब होगा। समझ रहे हैं? डायोड लेंस की क्षमता का लेंस की शक्ति का मात्रक क्या है दोस्तों? लेंस की शक्ति या क्षमता का मात्रक क्या है दोस्तों? डायोप्टर होगा आपका। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंगों की गति होती है। अच्छा, रेडियो तरंगे, इनको वैद्युत चुंबकीय तरंगे भी कहते हैं। दोस्तों याद रखिएगा आप लोग, रेडियो तरंगे, प्रकाश तरंगे, एक्स तरंगे, ये निर्वात में भी उत्पन्न होते हैं क्योंकि इन्हें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। याद रखेंगे आप लोग। तो कह रहा है प्रकाश की गति में रेडियो तरंगों की चाल क्या होती है? पहला बोला है कम होती है, बी ऑप्शन दिया है अधिक या ज्यादा होती है, सी कह रहा है एक समान होती है, डी कह रहा है अनंत होती है। तो दोस्तों आपका जो जवाब होने वाला है वह क्या होने वाला है? सी ऑप्शन होने वाला है। क्या होने वाला है कि रेडियो तरंगे और प्रकाश तरंगों की जो चाल होती है दोस्तों, ये क्या होती है? आपस में एक समान होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए ना, आप लोग नोट्स दोस्तों बनाते रहिए, यही आपके एग्जाम में आपका एकदम बेहतरीन काम करेगा। ये कह रहा है सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है एक्स किरणें, बी कह रहा है ऑप्शन बीटा किरणें, सी कह रहा है गामा किरणें, और यहाँ पर डी ऑप्शन है, ये क्या कह रहा है? अल्फा किरणें। दोस्तों दिखेगा ना, इस चीज को आप लोग अच्छे तरीके से समझे दोस्तों। समझ रहे हैं? जो आपका जो सही जवाब होने वाला है वो क्या होता है? गामा किरणें हैं। कौन? गामा किरणें। दोस्तों गामा किरणों की लंबाई दोस्तों कम होती है, इनकी वेधन क्षमता बहुत अधिक होती है। इनकी वेधन क्षमता दोस्तों, इसको याद रखेंगे, इनकी वेधन क्षमता अधिक होती है, सबसे अधिक होती है। समझ रहे हैं? और इसकी खोज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछता है कि इसकी खोज किसने किया था दोस्तों। तो वो थे फ्रांस के थे, फ्रांस के वैज्ञानिक थे, उनका क्या नाम था? हेनरी बेकुरल। वो कहाँ के थे दोस्तों? ये इसकी खोज दोस्तों ये 1900 में हुआ था, ये 1900 में किए थे। ये कहाँ के थे दोस्तों? ये फ्रांस के थे, ये फ्रांस के थे। आप लोग नोट्स करते रहें। इनका क्या नाम है दोस्तों? इनका नाम है हेनरी बेकुरल। आइए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ। अगला ऑप्शन कह रहा है सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या कितनी होती है? देखिए ना, आप लोगों का एग्जाम ना दोस्तों बहुत इजी होता है, बहुत ही इजी होता है। यदि आप लोग सिर्फ यदि साइंस को फोकस करें ना, तो आप लोग एकदम 70% तैयारी आपकी कवर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से 20 से 22 क्वेश्चन आपके बनते हैं दोस्तों। समझ रहे हैं मेरी बात? दोस्तों सूर्य के प्रकाश में पूछना नहीं, सबको पता है कि ये 7 टोटल रंग कितने होते हैं? 7 होते हैं सूर्य के प्रकाश में। बहुत इजी इजी क्वेश्चंस हैं, क्योंकि यही ये सभी वही क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। आगे चलते हैं। प्रयोगशाला में उपकरण जो होता है, माने प्रयोगशाला में उपयोग होने वाला उपकरण बनाने के लिए क्या प्रयुक्त होता है? ऑप्शन दिया है पायरेक्स कांच, बी दिया है कठोर कांच, सी दिया है मृदु कांच, और डी दिया है सुरक्षा कांच। तो आपको सबसे देखे ना, ये काफी हाईलाइटेड क्वेश्चन है, काफी हाईलाइटेड। ये बार बार पूछता है कि जो आपके उपकरण होते हैं प्रयोगशाला में, उन वो किस कांच के बने होते हैं? आप क्या बताएंगे? बिल्कुल सही जवाब, पायरेक्स कांच के बने होते हैं। क्या दोस्तों? ये पायरेक्स कांच के बने होते हैं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ। कह रहा है निम्नलिखित प्राथमिक रंग नहीं है। प्राथमिक रंग आपके 3 हैं, याद रखेंगे आप लोग। जो प्राथमिक रंग हैं वो 3 हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। यह है, पहला लाल है, हरा है और नीला है। तो इसमें कौन सा है? लाल हरा नीला है। कौन सा नहीं है? आपका ये काला रंग नहीं है। ठीक है, क्या होगा आपका जवाब? डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट करा, दो समतल दर्पणों के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? पता है, आप देखिए ना, दो यदि दर्पण है तो उसके बीच में किसी वस्तु को या मानव को, किसी गेंद को खड़ा कर देंगे तो बहुत अनंत, बहुत ज्यादा बनेंगे प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होता है दोस्तों? परछाई कहते हैं। समझ रहे हैं? अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, दर्पण बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन पहला दिया है सिल्वर नाइट्रेट,
बी दिया है सिल्वर, सी दिया है ऑक्साइड सिल्वर, डी क्या दिया है एसीटेट सिल्वर अमलगम। तो आपका जो दर्पण होता है दोस्तों वह मुख्यतः आपका सिल्वर नाइट्रेट का बना होता है, सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3। इसी का लेप भी लगाया जाता है पीछे प्रकाश को परावर्तित करने के लिए। यदि लेप नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, प्रकाश इस पार से उस पार हो जाएगा, समझ रहे हैं, तो आपका प्रतिबिंब बन नहीं पाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ। कह रहा है नीप, अच्छा नीप के अंदर दोस्तों यहाँ पर जरा ध्यान देंगे, ये पानी रहेगा, ये क्या रहेगा यहाँ पर, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्ट स्पेल्ड है, ये क्या रहेगा यहाँ पर, ये पानी रहेगा, इसको आप लोग ध्यान देंगे। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है ऑडियोमीटर, पहला ऑप्शन, ऑडियोफोन, ये उसके बाद कह रहा है कि हाइड्रोमीटर, फिर कह रहा है हाइड्रोफोन। तो जरा ध्यान दें दोस्तों, ये जो पानी के अंदर जो है ध्वनि को सुनने के लिए या एकत्रित करने के लिए सो हाइड्रोफोन का उपयोग किया जाता है, किसका, हाइड्रोफोन का उपयोग किया जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि ध्वनि के वेग पर प्रभाव नहीं पड़ता। तो ध्वनि के वेग पर सो ताप का पड़ता है, आर्द्रता का पड़ता है, समझ रहे हैं, और माध्यम का पड़ता है। तो सिर्फ व सिर्फ दाब का नहीं पड़ता, किसका, दाब का नहीं पड़ता। ये क्या क्या है आपका यहाँ पर, ये ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि ध्वनि के चाल पर दाब का प्रभाव नहीं होता है। ध्वनि का चाल समझ रहे हैं लगभग में क्या है, ये 332 मीटर प्रति सेकेंड है, समझ रहे हैं। यदि मौसम का तापमान यदि 1 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होगा, बढ़ गया, तो ध्वनि के चाल में दोस्तों 0.61 मीटर प्रति सेकेंड की क्या होती है, वृद्धि होती है। इसे आप लोग नोट कर लेंगे, समझ रहे हैं। और ध्वनि की चाल दोस्तों लोहे में सबसे अधिक होता है, क्योंकि लोहा ठोस है, लोहे में। उसके बाद क्या होता है, द्रव में। उसके बाद क्या होता है, गैस में होता है। गर्मियों के महीने में ध्वनि काफी तेजी से गमन करता है दोस्तों, वहीं ठंडियों के महीने में जब कोहरा छा जाता है तो हमारी ध्वनि की रफ्तार क्या हो जाती है दोस्तों, कम हो जाती है, क्योंकि ताप क्या होता है, टेम्परेचर काफी कम हो जाता है। बात समझ रहे हैं मेरी बात। आइए चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। करा एक सुपरसोनिक विमान की गति होती है ध्वनि के चाल के बराबर, पहला ऑप्शन, बी करा ध्वनि की चाल से कम, ध्वनि की चाल से अधिक, प्रकाश की चाल के बराबर। तो दोस्तों जरा ध्यान देंगे, जो सुपरसोनिक विमान होते हैं उनकी चाल दोस्तों ध्वनि के चाल से अधिक होती है। क्या होगा आपका सी ऑप्शन, क्या होगा, ध्वनि के चाल से अधिक होती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ। कह रहा है कौन सी तरंगे शून्य में संचारित नहीं होती। अच्छा शून्य में यानी समझ रहे हैं, एक ऐसा जगह जहां आपका गुरुत्वाकर्षण कार्य न करता हो उसे शून्य कहते हैं, समझ रहे हैं, जिसे कहते हैं निर्वात। क्या कहते हैं दोस्तों, निर्वात। अब देखेंगे वहां गमन नहीं करेगा। अब कौन करेगा गमन, तो पहले याद रखेंगे निर्वात में गमन कौन करेगा, सिर्फ व सिर्फ कौन करेगा, वैद्युत चुंबकीय तरंग। कौन, वैद्युत चुंबकीय तरंग गमन करेंगे, वैद्युत चुंबकीय तरंग। और ये तरंगे कौन सी हैं, पहला कौन है, प्रकाश तरंग जाएगी, प्रकाश तरंग दौड़ेगी भैया। बी क्या है यहाँ पर, रेडियो तरंग घूमेगी भैया, खूब चौचक जाएगी, कोई टेंशन नहीं है, किसी माध्यम की जरूरत नहीं होगा इसको। तीसरा क्या होगा आपका, सभी तरंगे माने जितने भी वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, एक्स किरणें, गामा किरणें, जितनी भी किरणें, अल्फा किरणें, बीटा किरणें, सभी किरणें गमन करती हैं। अब क्या होगा आपका, एक्स किरणें खोज कौन कहता था, रॉन्टजन ने किया था, ये भी गमन करेगा कहाँ, निर्वात में। तो सब कुछ तो मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ कौन सा, यह ध्वनि जो है, ध्वनि तरंगे गमन नहीं करेंगी, क्योंकि ध्वनि को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है,
समझ रहे हैं मेरी बात? वहां पर ठोस होना चाहिए, द्रव हो या फिर गैस हो। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ। दोस्तों कह रहा है ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त धातु है ट्रांजिस्टर। ये इतना इंपॉर्टेंट है ना दोस्तों कि हम क्या बताएं। ट्रांजिस्टर का पहले मुख्य उपयोग जान लीजिए, और कभी कभी दोस्तों ना इसका खोज पूछ लेता है दोस्तों, समझ रहे हैं? तो इसकी खोज जो है जर्मनी के वैज्ञानिक थे। कहाँ के दोस्तों? जर्मनी के वैज्ञानिक थे, याद रखेंगे और आप लोग नोट कर लेंगे। और उनका नाम दोस्तों बहुत ही ज्यादा फेमस है। उनका नाम है जॉन बारडीन। क्या नाम है उनका? जॉन बारडीन। आप लोग लिख लेंगे, जॉन बारडीन। इन्हीं ने ट्रांजिस्टर का खोज किया। अब ये जो खोज हुआ है दोस्तों, इन्होंने 1947 में किया है। जैसे ही उन्होंने ट्रांजिस्टर का खोज किया तो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में एक आग लग गई। समझ रहे हैं? इतना बेहतरीन धमाका हुआ, क्योंकि इसका जितने भी सिग्नल सर्किट होते हैं ना, सभी ट्रांजिस्टर के बने होते हैं। समझ रहे हैं? और इसका मुख्य उपयोग समझ रहे हैं, इसका जो स्विच होता है ना घर का, स्विच जिसे ऑन ऑफ करते हैं, समझ रहे हैं, वो ट्रांजिस्टर के बने होते हैं। स्विच स्विच जो है ये ट्रांजिस्टर के बने होते हैं, याद रखेंगे आप लोग। और ये जितने भी क्या है सर्किट को बनाने में ट्रांजिस्टर का उपयोग होता है। जर्मनी का था वैज्ञानिक, नाम क्या था? बारडीन। सन क्या था? 1947। इसका उपयोग स्विच में किया जाता है, स्विच को ऑन ऑफ करने में, ऑन ऑफ करने में। लो ये भी लिख दिया मैं, ठीक है भाई। आगे चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। कह रहा है पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है। ऑप्शन दिया है पहला ओजोन परत, बी कह रहा है आयन मंडल, सी कह रहा है नाइट्रोजन, और डी कह रहा है एनटी। इनमें से कौन है? तो दोस्तों पराबैंगनी किरणों को यानी कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को दोस्तों ये ओजोन परत जो है अवशोषित कर लेता है। लेकिन ओजोन परत में अब एक छिद्र हो रहा है, समझ रहे हैं? ये हमारे लिए काफी चिंता का जनक है, मानव जीवन के लिए। दोस्तों यदि ये जो पराबैंगनी किरणें यदि हमारे स्किन पर पड़ेंगी ना, तो हमारी स्किन को प्रॉब्लम कर देंगी, यानी स्किन रोग हो जाएगा हमें, समझ रहे हैं? तो पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए जो मुख्य कार्य कर रहा है इस टाइम, वह कर रहा है ओजोन परत कर रहा है। ओजोन को दोस्तों डॉप्सन से मापा जाता है। किससे? डॉप्सन से। इसकी एक यूनिट है डॉप्सन यूनिट, उसी से ओजोन की मोटाई मापी जाती है। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट। कह रहा है हर्ट्ज किसकी मात्रक है? पहला ऑप्शन दोस्तों कह रहा है वेग का, आवृत्ति का, तरंग की लंबाई का, डी ऑप्शन कह रहा है गति का। तो दोस्तों हर्ट्ज मात्रक है दोस्तों, आवृत्ति का आवृत्ति का मात्रक क्या दोस्तों? हर्ट्ज है, सबको पता है, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नेक्स्ट। चमगादड़ की ध्वनि कौन सी होती है? कह रहा है श्रव्य, अवश्रव्य और पराश्रव्य। तो ये जो तरंगे हैं श्रव्य तरंगे, इनका परास 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है, HZ हर्ट्ज के बीच होता है। इनको श्रव्य तरंगे कहते हैं। अवश्रव्य तरंगे, इनका जो परास होता है दोस्तों 20 HZ यानी 20 हर्ट्ज से क्या होता है? कम होता है। इसको आप लोग याद रखेंगे। पराश्रव्य तरंगे, देखिए ये जो तरंगे हैं कौन से तरंगे? श्रव्य, इनको हम लोग सुन सकते हैं, इनको नहीं सुन सकते। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेता है कभी कभी, परास पूछता है, और पराश्रव्य तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पराश्रव्य जो तरंगे होती हैं, इनका जो परास होता है दोस्तों, इनका जो परास होता है वह क्या होता है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है दोस्तों। तो ये जो चमगादड़ होते हैं ना, ये अंधेरे में उड़ते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि ये पराश्रव्य तरंगों को उत्पन्न करते हैं। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। कह रहा MRI तो मशीन में निम्न में से
किसका उपयोग किया जाता है? ध्वनि तरंग, एक्स किरणें, पराश्रव तरंग और चुंबकीय तरंग। तो दोस्तों एमआरआई में क्या होता है इसका उपयोग? जो इसका उपयोग होता है एमआरआई मशीन में, इसका कैंसर वगैरह जो बहुत ज्यादा खतरनाक बीमारियां हैं ना, तो उनके जांच के लिए एमआरआई जांच होता है, समझ रहे हैं? और उसमें क्या होता है चुंबकीय तरंग उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट, कराए बेल किसकी इकाई है? ऑप्शन दिया है तीव्रता की, पिच की, तरंग दैर्ध्य की और इनमें से कोई नहीं। तो बेल दोस्तों क्या होती है? ध्वनि की तीव्रता का मात्रक है, समझ रहे हैं? आगे चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। तो दोस्तों ये आज का आखिरी क्वेश्चन था। यदि आपको सेशंस अच्छा लगा हो तो जरूर हमें सपोर्ट करें। जय हिंद दोस्तों।